हेलो दोस्तों, मैं हर्ष चौधरी आपको बायोलॉजी फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, जो कि बिल्कुल फ्री कोर्स रहेगा हमारा। बायोलॉजी का आपको इसके पढ़ने के बाद आपको कहीं और बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, या आप ग्रुप 4, ग्रुप 5, पैरामेडिकल, या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या फिर ईएसबी, पटवारी, एमपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए हमारा यह बैच सफिशियंट रहेगा। जैसे कि हमारी 2 क्लास हमारी इस बैच में हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने स्ट्रक्चर बताया है, बायोलॉजी फाउंडेशन बैच हमारा कैसे चलेगा, और सेकंड क्लास में मैंने थोड़ा पढ़ाया है। लेकिन आज से हमारा शुरू होने जा रहा है सेल। तो चलिए, अगर आपको हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन बैच पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं हम कोशिका। दोस्तों, मैंने पहली क्लास में आपको स्ट्रक्चर समझा दिया था कि हम किस प्रकार से बायोलॉजी फाउंडेशन बैच पढ़ेंगे। तो 2 पॉइंट तो हमारे 2 क्लास में कवर हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा पॉइंट है अपने स्ट्रक्चर में, सेल बायोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान। कोशिका जीव विज्ञान, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर, कोशिका के अंग, जिसमें आता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, मतलब वो कोशिका के अंदर अंग होते हैं। कोशिका भी बहुत चीजों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि हमारी यह कोशिका है, इसमें न्यूक्लियस हो गया, और राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, मतलब जो कुछ भी इसमें होता है सब कुछ हम इसी में पढ़ेंगे। कोशिका के अंग में सबको डिटेल में पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर पे आता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, मीटोसिस और माइटोसिस को भी हम कवर करेंगे अपने कोर्स में। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका का स्ट्रक्चर, सबसे पहले देखते हैं हम सेल का कुछ बेसिक और आईएमपी पार्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा कुछ। पहला पॉइंट है हमारा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, आप मन में आप भी बोले, कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, सर्वप्रथम कोशिका की खोज। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। दोस्तों, आपको नाम याद करना पड़ेगा, रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, किंतु इन्होंने मृत कोशिका में इसकी खोज की। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की, वह मृत कोशिका में की, और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। आपको इस पॉइंट में याद करने का है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक। आप मेरे साथ बोलते जाएं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और पॉज करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने किया। यानी कि जब वो पहले मृत कोशिका की खोज हुई जो रॉबर्ट हुक ने की, फिर उसके बाद जीवित कोशिका की खोज हुई जो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने की, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, बाहर की आवाज थोड़ी सी आ रही होगी, वीडियो में नॉइस आ रहा होगा, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाहर की आवाज को आप इग्नोर करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। अभी तक हमने सेल में पढ़ा, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने। मानव की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु यानी ओवम की कोशिका। मानव की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म, शुक्राणु की कोशिका। और सबसे आईएमपी फैक्ट बन जाता है हमारा इसमें, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग को आप जानते होंगे, इसको ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है। जो हम स्केलेटन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम जे ऑस्ट्रिच भी पढ़ेंगे हम। इसके पहले जो हमारी क्लास 2 रही है, उसमें मैंने ऑस्ट्रिच के बारे में थोड़ा एग्जांपल बताया है, तो आप प्लीज फर्स्ट एंड सेकंड क्लास जरूर देखें। क्लास
1 एंड 2 आप बिल्कुल कंपलसरी है आपको देखना, सिस्टमेटिक तरीके से आप देखेंगे तो आपको कोर्स बहुत इजी लगेगा और आपको जल्दी जल्दी याद भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो आईने में देख लीजिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आईने में एक बार जरूर देखें, क्योंकि उसके अलावा आपकी जिंदगी कोई और नहीं बदल सकता। धन्यवाद। आगे देखते हैं। अब इस सेल का स्ट्रक्चर है कि हमारी सेल कैसी दिखती है। इसमें सेल के नाम नहीं दिए गए हैं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए डायग्राम लगाया गया है। 3D डायग्राम है, बहुत ही अच्छा डायग्राम लगा तो मैंने आपको दिखाने के लिए लगा दिया है। सेल के अंदर क्या क्या होता है आप एक बार देख लें, फिर हम 1 बाय 1 सबको कवर करेंगे। चलिए आपने डायग्राम देख लिया होगा, चलिए आगे देखते हैं। आप अब सिर्फ सेल का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि सेल के अंदर पार्ट होते हैं, उनका क्या क्या नाम होते हैं। आप इन नाम को एक बार वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ें और मनी मन इसको समझें। अगर आपको कुछ पहले पढ़ा होगा आपने आज से पहले किसी और सर से या किसी मैम से, तो आप क्या करें, उसको रिवीजन करें, उसको सोचें कि हमने क्या पढ़ा था। और आपने वो सोच लिया, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। तो आप आगे जब वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल में सेल मेम्ब्रेन। हम सेल में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के दोस्तों पार्ट्स होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या क्या मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनती है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड, पेरिफेरल प्रोटीन, अल्फा हेक्स प्रोटीन, कैनल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूवर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। दोस्तों इन सभी नामों को जो मैंने आपको बताया है, कार्बोहाइड्रेट हुआ या प्रोटीन हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, या जो सभी नाम आपको जो डायग्राम पर दिख रहे हैं, इन सभी नामों को हम अब 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में। हेडिंग है दोस्तों हमारी कोशिका झिल्ली की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप इतना समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सेल में सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य रूप से लिपिड बाइलेयर होता है, यानी कि कोशिका जो झिल्ली होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। इसकी संरचना निम्न प्रकार से है। अब आगे चल के अगर हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं क्या क्या है इसमें। प्रोटीन, प्रोटीन दोस्तों इसमें दो प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। आपको दिख रहा होगा पहला ये इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। आपको जो स्ट्रक्चर में भी दिख रहा हो, जो ब्लू कलर का इंटीग्रेटेड प्रोटीन बड़ा सा और छोटा सा पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रेटेड प्रोटीन झिल्ली के अंदर गहराई में होता है, जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में, और पेरिफेरल प्रोटीन जो है झिल्ली की सतह पर होता है, यानी कि जो सिर्फ सतह पर पाया जाता है, और इंटीग्रेटेड प्रोटीन पूरी झिल्ली के अंदर तक पाया जाता है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आप धीरे धीरे जैसे आप क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी हमारी, जब हमारा सेल टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम इसके 100 से 200 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। फिर आपको क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में बनते जाएंगे, आप सिर्फ आप देखते जाए, आपको याद भी होता जाएगा धीरे धीरे। आप वीडियो पॉज करके एक बार मनी में रिवीजन भी करते जाए। इंटीग्रेटेड प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रेटेड प्रोटीन अंदर होता है, पेरिफेरल प्रोटीन झिल्ली के बाहर होता है। आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट है कोशिका झिल्ली में उपस्थित होता है और कोशिका की पहचान रिकॉग्नाइज मदद करता है, यानी कि पहचान में मदद करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, ये कोशिका झिल्ली के होता है और जो पहचान कराते हैं, कोशिका झिल्ली की पहचान कराता है, रिकॉग्नाइज में मदद करता है। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल, है कोशिका झिल्ली को मजबूती स्थिरता प्रदान करता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये कोशिका झिल्ली को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली जैसे फट नहीं जाए, ठीक है, और उसकी स्थिरता को बनाए रखता है कि ज्यादा मूवमेंट ना करे कोशिका झिल्ली।
सिंपल सी पॉइंट है। आगे देखते हैं हम। सेल मेम्ब्रेन, आपको मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन में फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कारण ये रक्षा प्रदान करता है। रक्षा प्रदान कौन करता है? आपको मैंने अभी हाल बताया, जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह रक्षा प्रदान करता है। चयनात्मक परागण करता है। चयनात्मक कौन करता है दोस्तों? मैंने आपको अभी बताया कि रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है पहचान। पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। संकेतन और संचार, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन करता है प्रोटीन। और लास्ट में हमारा एंडोसाइटिस, एंडोक्राइटिस, ठीक है। इसको हम आगे चल के डिटेल में हम समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं दोस्तों हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आईएमपी बात हो जाती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, इससे क्वेश्चन बार बार बनते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिकतर है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अभी हम यूकैरियोटिक प्रोटोकॉल पर नहीं पहुंचे हैं, जब उस पर पहुंचेंगे तो दोनों में अंतर भी हम बताएंगे। अभी आप सिर्फ समझें कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा का गृह। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। आपने जो फोटो देख रहे हैं हम, इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्रिस्टियस और मैट्रिक्स आपको दिख रहे होंगे, और भी ये सारी नाम है। इन सभी को वन बाय वन हम समझते हैं। पहला है दोस्तों हमारा बाहरी झिल्ली, यानी आउटर मेम्ब्रेन। बाहरी झिल्ली आपको ये दिख रही होगी, आपको मैं आपको रेड कलर से दिखा देता हूँ। आपको जो नाम लिखा हुआ दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली होती है। यह क्या होती है? स्मूथ होती है। यह क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन दोस्तों स्मूथ होती है, स्मूथ होती है और सेमी परिगम होती है, यानी कि अर्ध पारगम, यानी कुछ ही चीजों को अंदर जाने देती है, कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है। दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा, यह आयनों और छोटे अणुओं को अंदर आने जाने में अनुमति देती है। जो आपका ये पॉइंट लिखा है, इसका ये मतलब नीचे लिखा है कि कुछ ही चीजों को, छोटे अणुओं को अंदर जाने और बाहर जाने में मदद करता है। कौन? आउटर मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये इनर मेम्ब्रेन अनेक सिलवटों से बनी होती है, अनेक सिलवटों से बनी होती है। यानी कि मैं आपको एक बार रेस करके मैं आपको बता देता हूँ। आप सिलवटों का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सिलवटों का मतलब है दोस्तों, जैसे कि आपने कपड़ा देखा हुआ है, प्लेन देखा कि आपने प्रेस कर दी उस पर, ठीक है। अगर उस पर प्रेस नहीं होती तो कैसा ऐसा मुड़ा हुआ दिखता है, यानी कि इसको कहते हैं सिलवट, ठीक है। सिलवटो यानी कि क्रिस्टल्स, जो आपको जो दिख रहा है सिलवटों से बना होता है, जिसकी सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसकी तरह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है। इस पर कई एंजाइम और प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो ऊर्जा उत्पादन में सहायक होते हैं। ऊर्जा उत्पादन में सहायक कौन होते हैं? इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टल, ठीक है, जो ऊर्जा उत्पादन में सहायक होते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा, क्रिस्टी है आंतरिक झिल्ली की मुड़ी हुई संरचना होती है। जो क्रिस्टी होता है हमारा, है आंतरिक झिल्ली की मुड़ी हुई संरचना होती है, जो एटीपी, एडिनोसिस ट्रिप्सो, सॉरी दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार स्पेलिंग ठीक से बता देता हूँ। ADENO एडिनोसाइन ट्रिप्सोफेट। आप सीधी स्पेलिंग याद करें, क्योंकि एग्जाम में सिमिलर स्पेलिंग भी आ जाती है, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एटीपी बनाने में सहायक होते हैं। क्रिस्टल होते हैं एटीपी बनाने में सहायक होते हैं। आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स।
माइक्रोकॉन्ड्रिया के भीतर का भाग होता है। मैट्रिक्स आपको जो डायग्राम में दिख रहा होगा जी, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया के भीतर का भाग होता है। इसमें डीएनए और राइबोसोम और कई एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें डीएनए राइबोसोम पाए जाते हैं और उसमें कई एंजाइम भी पाए जाते हैं। कोशिका श्वसन यानी सेक्युलर रेस्पिरेशन में मुख्य क्रिया संचालित करता है। यानी कोशिका को श्वसन यानी कि सांस लेने में ऐसे ही उसको प्रमुख क्रियाएं संचालित करता है। कौन? मैट्रिक्स। अभी तक हमने माइक्रोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और पारगम्य होती है, कुछ चीजों को अंदर जाने देती है, कुछ चीजों को बाहर जाने देती है। इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी होती है, सिलवटें होती हैं, ठीक है। सतह पर और कई एंजाइम प्रोटीन होते हैं और ऊर्जा का उत्पादन करती है। और इनर मेम्ब्रेन। फिर आता है हमारा क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली की मुड़ी हुई संरचना होती है, एटीपी को बनाने में सहायक होती है। क्रिस्टी क्या होता है? एटीपी को बनाने में सहायक होती है। दोस्तों बाहर की आवाज आ रही होगी आपको थोड़ी गाड़ी की, चिल्लाने की, तो आप उसको इग्नोर करें। आप देखें क्रिस्टी एटीपी का सहायक करती है। फिर आता है मैट्रिक्स, वो माइक्रोकॉन्ड्रिया के सबसे भीतरी भाग होता है जिसमें डीएनए, राइबोसोम और कई एंजाइम पाए जाते हैं और श्वसन करने में सहायता प्रदान करता है। अभी तक हमने माइक्रोकॉन्ड्रिया में इतना पढ़ा, आगे देखते हैं। अब आता है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया के कार्य। सबसे पहला कार्य है दोस्तों हमारा ऊर्जा उत्पादन। माइक्रोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन का प्रयोग करके एटीपी का निर्माण करता है, जो शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है दोस्तों? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके एटीपी का निर्माण करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके एटीपी का निर्माण करता है, जो शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इस क्रिया को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। आप नाम याद करें, पर इसमें मेन बात याद करने की है, ऊर्जा में ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलकर एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलकर एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका श्वसन सेक्युलर रेस्पिरेशन में 3 चरण में होता है। ग्लाइकोसिस, क्रिब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जी ज्यादा आईएमपी पॉइंट नहीं बनता है श्वसन में, ये थोड़ा एग्जाम में हाई लेवल क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ये बैच बायोलॉजी फाउंडेशन बैच जो आपके आने वाले समय में अगर एग्जाम टफ आता है, किसी भी प्रकार का डिफिकल्ट एग्जाम आता है और उसमें बायोलॉजी डिफिकल्ट तरीके से पूछी जाती है, तो आपको वो भी चीजें बननी चाहिए। उस प्रकार से मैंने आपको ये चीजें समझाई है। तो ग्लाइकोसिस कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोप्लिज्म होता है। क्रिब्स साइकिल माइक्रोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है इसमें क्रिब्स साइकिल होता है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आंतरिक झिल्ली में होता है। आपको बस मोटा मोटा याद करना है। आप एक बार वीडियो पॉज करें और एक बार पूरी चीजें जो मैंने स्क्रीन पर लिखी हुई दिख रही है आपको, उन सभी को पढ़ें। ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है, कोशिका श्वसन कैसे होती है, इनको पढ़ें। आगे देखते हैं हम अब एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस माइक्रोकॉन्ड्रिया नियंत्रण कोशिका मृत्यु टोराम सेल डेड की भूमिका निभाता है, जिन्हें आवश्यक या क्षतिग्रस्त कोशिका को नष्ट करता है। जो एपोप्टोसिस होता है, तो दोस्तों एपोप्टोसिस होता है वो क्या करता है, जो मृत कोशिकाएं हैं उनको क्षतिग्रस्त करता है, खत्म करता है, ठीक है। उसको भी भूमिका निभाता है एपोप्टोसिस। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एपोप्टोसिस का कार्य क्या होता है। एपोप्टोसिस का कार्य होता है क्षतिग्रस्त कोशिका, जो कोशिकाएं मर गई हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है एपोप्टोसिस। गर्मी उत्पादन माइक्रोकॉन्ड्रिया शरीर में तापमान को बनाए रखने में सहायक होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है शरीर में, जैसे आपने सुना होगा भाई मुझे 4 डिग्री सेल्सियस बुखार हो गया, मुझे 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, या फिर कुछ भी, मतलब कोई कहता है मुझे 200 डिग्री सेल्सियस बुखार है। इतना हालांकि होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। माइक्रोकॉन्ड्रिया शरीर का तापमान बनाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए, mtDNA
स्वयं डीएनए होता है, जो कुछ हद तक स्वतंत्र रूप से विभाजित सेल्फ रिप्लिकेट होता है। जो डीएनए के दोस्तों पार्ट है, एमडीएनए, आरडीएनए, सब आगे चल के हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे, जो आगे क्लासेस हमारी आएंगी उसमें हम इसको पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही समझे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, जो सेल्फ रिप्लिकेट यानी विभाजन होता रहता है। सेल की एक सेल से दूसरी सेल अगर बनती है तो उसमें भी डीएनए विभाजित होता रहता है। जब हम मीटोसिस माइटोसिस पढ़ेंगे हम इस चीज को कवर करेंगे। तो हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों एक जानकारी देना आपको चाहता हूँ, जी हमारा यूट्यूब नहीं सॉरी दोस्तों, जी हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसको फॉलो जरूर करें। और जो भी आपको दिक्कत है आप मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। आपको कोई फोटो भेजनी हो किसी क्वेश्चन की, किसी टॉपिक की जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरी वीडियो में कुछ और समझ नहीं आया तो उसको मैं और डिटेल में पढ़ाने के लिए डाउट सेशन जो मैं रखूंगा, तो उसमें मैं आपको वो सारी चीजें ले लूंगा, ठीक है। और अगर आप बायोलॉजी फाउंडेशन बैच फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, लोगों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, जो फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक शिक्षा की जगत में नई क्रांति लाना चाहता हूँ। जो लोग मोटी मोटी फीस लेकर 1000-2000 फीस लेकर आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपको छोटा संक्षिप्त रूप में पढ़ा देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप बायोलॉजी पढ़ी है या नहीं है। फिर आप जैसे 10th-12th पास होते हैं, फिर उसके बाद आप फिर बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर आपको क्वेश्चन फिर भी गलत होते जा रहे हैं, फिर आप किसी और से बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ एक बार बायोलॉजी पढ़िए और बायोलॉजी से मुक्ति पाइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।